ओके जी, सेशन 2 स्टार्ट करते हैं जी। और लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें थोड़ी सी एफबीआर की बात हुई थी, थोड़ी सी लॉ की बात हुई थी, ऑर्डिनेंस मैंने आपको दिखाया था, और फेयर मार्केट वैल्यू की बात हुई थी, वो जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ी थी। अब आज की बात आपसे हुई थी एनटीएन के मुतालिक कि एनटीएन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनटीएन होता क्या है। आप लोग जब जाते हैं आई कैप में, तो पहली दफ़ा जब आपने आई कैप में अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे तो आपको एक सीआरएन नंबर मिला होगा। ठीक है, वो जो सीआरएन नंबर होता है ना, वो आपकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। इट्स एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट कि आप आई कैप के साथ अब रजिस्टर्ड हैं। ओके, लेकिन अगर आप एफबीआर जाएंगे तो एफबीआर जाने पे भी आपकी एक रजिस्ट्रेशन होती है और आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है। ये नंबर क्या होता है जी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, लेकिन मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का एक तरीका बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन इसकी होती कैसे है। अच्छा, करने ना बैठ जाइएगा, पता लगे आप अपनी इसी चक्कर में रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाएं और आपके ऊपर जो है वो रिटर्न जमा करवाने की जो है वो लग जाए। क्योंकि ये बात आप लोगों ने चैप्टर 15 में पढ़ ली होगी, सेक्शन 114 में, कि जिस शख्स के पास भी एनटीएन हो उसने रिटर्न जमा करानी होती है। ये बात आपने अगर पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा। ओके जी, अपना ही सर्च कर लेते हैं। नहीं पसंद आया इसे? अच्छा सॉरी। ले जी, ये आपके साथ जिक्र हुआ था लास्ट टाइम, ऐसे ही है? नज़र आ रहा है सही? कैमरे में सही भी हुआ है? ओके, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। मैं लास्ट टाइम ऐसे देख रहा था, मुझे थोड़ा सा ब्लर लग रहा था। ओके चलिए जी, ये मैंने एक छोटी सी इंक्वायरी किया ऑनलाइन। तो ये जो नंबर है ना, ये दिस इज योर एनटीएन। ये वो नंबर होता है जो कि जनरेट किया जाता है। जैसे आप लोगों का सीआरएन होगा भी, कितना चल रहा है? 1,40,000 पे पहुंच गया। अच्छा, 15 से ऊपर चला गया। 15,0400, यानी 1.5 लाख से ऊपर सीआरएन जा चुके हैं। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट जो है वो आई कैप में रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो एनटीएन नंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता, अब ये जो नंबर है ये मेरा नंबर है एनटीएन। अब इसका मतलब कतन ये नहीं है कि जी मैं कोई कितनावा हूँ, 44,44,456वां बंदा मैं नहीं हूँ भाई। ये एक नंबर होते हैं भाई जो कि रैंडमली जनरेट होते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होते। तो ये जो रेफरेंस नंबर है, दिस इज माय एनटीएन नंबर, सो इट मीन्स कि आई एम रजिस्टर्ड। अगर आप किसी ऐसे बंदे का एनटीएन डालेंगे जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके बारे में आ जाएगा नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। तो बताइए जी सर, कोई एक अगर आईडी कार्ड नंबर बताना चाहे तो बता सकते हैं आप जी? चलिए जी, ये देखते हैं कि ये भाई साहब रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। आईडी कार्ड नंबर किसी को पता लग जाए ना, कुछ नहीं होता, ये मैं बता दूं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये आ गया नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओके, तो अगर एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका इस तरह से डाटा आ जाता है। चले हर अब देखते हैं कि जी अगर किसी ने रजिस्टर होना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है। ये वही वेबसाइट है जी, fbr.gov.pk, और इसमें ऑनलाइन सर्विसेज पे ही आपने जाना है। ऑनलाइन सर्विसेज का जी बहुत फ़ायदा है कि आप घर बैठ के बहुत सी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज में इनकम टैक्स में जब आप जाएंगे तो इनकम टैक्स में आपके पास ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। ये दो ऑप्शन मौजूद है ई एनरोलमेंट की और न्यू रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया एफबीआर से, उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। जैसे मेरे पास मेरा यूज़र नेम पासवर्ड है, जो कि मैं यहाँ पे पुट करके लॉगिन करूँगा तो मेरा वो पोर्टल खुल जाएगा, जो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ई एनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन? असल में ये जो आयरिस का सिस्टम था ना, ये लॉन्च हुआ था 2014 में, आज से 10 साल पहले। 2014 से पहले जो कुछ भी था ना, वो सारा मैनुअल सिस्टम था। ठीक है, रिटर्न आपको एक कागज़ पे फॉर्मेट्स मिलते थे, कुछ आपको उस पर वो पेंसिल से फिल या पेन से फिल करनी पड़ती थी, कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से करते थे, और वो डॉक्यूमेंट आप खुद एफबीआर के ऑफिस जाते थे और वहाँ पे जाके जमा करवा के आते थे। वो एक साइन स्टैम्प करके और आपको एक रसीद दे देते थे, जो कि इस बात का एविडेंस होता था कि जी आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है। लेकिन 2014 के बाद जो है वो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब लोग 2014 से पहले भी रजिस्टर्ड थे, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम तो था नहीं, तो चूंकि वो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, उनको सिर्फ ऑनलाइन यूजर नेम पासवर्ड देना था, तो उनके लिए ई एनरोलमेंट का वर्ड आया हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं लेकिन आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, आप मैनुअल सिस्टम चला रहे थे, तो फिर आपके लिए ई एनरोलमेंट है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 2014 से पहले के रजिस्टर्ड थे। 14 के बाद जितने भी लोग रजिस्टर हो रहे हैं वो सारे ही डायरेक्ट इस पे जा रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। तो ये 14 से पहले वाला, अगर आज भी कोई बंदा बचा ऐसा जिसने अपनी ई एनरोलमेंट नहीं करवाई हुई, तो यहाँ पर आके से यूजर नेम पासवर्ड लेगा।
ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने आई कैप से जो है वो जाके मैनुअल रजिस्ट्रेशन कराई थी और आज आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ गई, तो आपका होता है ना CRN नंबर आपका यूज़र नेम है और डेट ऑफ बर्थ आपकी पासवर्ड होती है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी आपका CNIC नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और पासवर्ड एक अलॉट किया जाता है जिसको आप बाद में खुद चेंज कर सकते हैं। खैर, हम ई एनरोलमेंट पर अगर जाते हैं तो ई एनरोलमेंट की स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह की है। दो चीज़ें भाई लाजमी हैं, दो चीज़ें लाजमी होती हैं जिसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। एक होता है आपका ईमेल आईडी और एक होता है आपका सेल नंबर। तो जो ईमेल आईडी है आपका वो तो आप सबको पता है, आप सबका ईमेल आईडी बना ही होगा, shaukat_4209211@hotmail.com, कुछ इस तरह करके होगा आपका ईमेल आईडी। और फ़ोन नंबर भी कुछ ऐसे ही होगा, 0300429211 ऐसे करके फ़ोन नंबर होगा। तो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो ईजिली आप ई एनरोल भी हो सकते हैं और आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी जा सकते हैं। ओके, आ जाए सर, आ जाए, आप ही की क्लास है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ जाए सर, आ जाए, प्लीज़ 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 बैठे। ओके, तो कहने का मकसद है भाई, सर आइए, आपका इंतज़ार था। ओके, तो बात हो रही थी आपसे कि अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास दो चीज़ें लाजमी हैं। एक आपके पास होना चाहिए आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर जिसको बोलते हैं, और दूसरा आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी। ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपके लिए FBR में रजिस्ट्रेशन इट्स वेरी इजी। अच्छा, एक बात और है इसके अंदर, और वो बात ये है कि मोबाइल नंबर ना, मोबाइल सिम, आपको पता है जब आप इशू करवाते हैं तो वो किसी के नाम पे होती है, वो आपके नाम पे होनी ज़रूरी है। ओके, अगर वो आपके नाम पे नहीं है ना तो फिर मसला है। अब अगर यहां पे वैसे लिखा हुआ है, हाँ ये देखें, ये लिखा हुआ है सेल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC, अगर आपने मेरा फोन नंबर डालने की कोशिश की तो वो एरर दे देगा। वो कहेगा कि भाईजान इस शनाख्ती कार्ड नंबर पे ये फोन रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि मेरे नंबर पे तो मेरा ID कार्ड लगा हुआ है ना। तो अगर आप अपना ये देखें CNIC नंबर आप यहां पे देते हैं, यहां पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना होता है, CNIC नंबर जब आप प्लेस करते हैं ना, नाम खुद फैच करता है वो, यहां पे ऑटो सिस्टम है सारे। उसके बाद आप अपना सेल नंबर यहां पे देते हैं और सेल नंबर को जैसे ही यहां पे कंफर्म करते हैं ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली असेस करता है कि जो शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहां पर दिया है वो इसके साथ लिंक हुआ है कि नहीं। चूंकि अब IT है, अब ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड है, अब आप हुकूमत की आंख में धूल नहीं झोंक सकते, सीधी सी बात है। एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है जी, अक्सर टेक्स्ट पढ़ाते हुए आप लोग के ज़हनों में ये सवाल आता होगा, आप लोग ये सवाल करते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये हमारे ना अनफॉर्चुनेटली इस माशरे की प्रॉब्लम है कि जब हम टैक्स पढ़ रहे होते हैं ना और हम कहते हैं सर अगर हम हुकूमत को बताएं ही ना कि हमें कैश में गिफ्ट मिला है या हमें कैश में कर्जा मिला है तो उसको कैसे पता लगेगा। ये सवाल ज़हन में आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि कैश में कर्जा ले लिया, किसी को बताने की क्या जरूरत है, कैश का कौन सा रिकॉर्ड मौजूद है, कैश का तो कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये बात ज़हन में आती है और उसका जवाब आपको यूं दिया जाता है कि आपने कानून ये सोच के पढ़ना है कि आप इंतहाई सच्चे और ईमानदार इंसान हैं, तब आपको यह कानून समझ आएगा, अदरवाइज आपको कानून समझ नहीं आएगा। और इस बात का जवाब आपको नहीं दिया जाता कि यह चीज कैसे पकड़ी जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर प्रैक्टिकली, चूंकि प्रैक्टिकल की थोड़ी सी क्लास है तो थोड़ी सी बात हो सकती है इसमें, प्रैक्टिकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शायद कैश का पकड़ा जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक ट्रांजैक्शन कैश में हो गई और आगे कैश ही आपने किसी को दे दिया तो शायद किसी को पता ना लगे, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि हुकूमत को नहीं पता, लेकिन वो हुकूमत को पता लग रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी और के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, या आपने बैंक से कोई पैसा निकलवाया है, या बैंक में कोई पैसा आपने जमा करवाया है, इस तरह की ट्रांजैक्शन जो कि एक दफ़ा आपके कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं, वो बड़े आराम से पकड़ी जा सकती हैं, वो बड़े आराम से पकड़ी जा सकती हैं। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जी मैंने अगर 20 लाख रुपया बैंक में जमा करा दिया तो हुकूमत को क्या पता लगा, हुकूमत किधर है, बैंक मेरा ये मोहल्ले के कोने पे ब्रांच खुली है, वहां पे मैंने जमा करवाया, किसी को क्या पता। सबको सब कुछ पता है। अब मुझे बताइए, ये आपके सामने इस वक्त FBR का सिस्टम है, FBR का सिस्टम है ना आपके सामने। ओके, शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो शनाख्ती कार्ड को गवर्न करता है? नादरा। अब FBR का सिस्टम और नादरा का सिस्टम लिंक हो गए, क्योंकि जैसे ही आप यहां पे शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे आपका नाम आ जाएगा, आपका नाम यहां पे आ जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि FBR और नादरा के सिस्टम्स आपस में लिंक्ड हैं, ये बात तो तय हो गई। उसके बाद जब आप यहां पे फोन नंबर डालते हैं तो आपको एरर दे देता है कि ये तो आपके नाम पे ही नहीं है। इसका मतलब है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के निजाम में इंटीग्रेटेड है, तो इट मींस कि इंटीग्रेशन बैक एंड पे चल रही है। तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि बैंक के निजाम इनके साथ इंटीग्रेटेड नहीं होंगे? बैंक के निजाम भी सारे इंटीग्रेटेड है। बात समझ आती है?
और ये बात मैं आपको बता सकता हूं कि बैंक के निज़ाम वाकई में इंटीग्रेटेड है इनके साथ। तो हुकूमत को पता सब कुछ है, वो आपको पकड़ते नहीं, ये आपकी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, ये है वो एक अलग बात है। तो पता हुकूमत को सारा कुछ है भाई, ठीक होगी बात। तो एनीवेज बहरहाल आप यहां पे ये जब सब डाटा एंटर करेंगे, अपना ईमेल वगैरह कंफर्म करेंगे, तो उसके बाद यहां पे जैसे ही आप सबमिट करते हैं, बचत हो गई है भाई, तो जैसे ही आप यहां पे सबमिट करते हैं तो सबमिट के बाद जो है वो कहानी वहां पे खत्म नहीं होती, वो आपके मोबाइल फोन पे और आपके ईमेल पे एक कोड जनरेट करता है और कोड भिजवाता है। ओके, वो कोड आपने यहां पर लाकर एंटर करना होता है, क्योंकि जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा ना तो वो कोड्स चले जाएंगे दो, वो आपको एक ईमेल पे कोड आएगा, एक मोबाइल पे आएगा, वो आप यहां पे जब एंटर करेंगे और साथ ही सबमिट दबाएंगे तो आपकी ई इनरोलमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बंदे का यूजर नेम पासवर्ड लेने के लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये स्क्रीन आपके लिए इतनी जरा कोई मुनासिब नहीं है। हम चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जब अगर आपने पहली दफा रजिस्टर होना, मैं फिर कह रहा हूं करना बैठिएगा, पता लगेगा घर जाके कर रहे हैं तो पता लगेगा जी अपने आप को रजिस्टर करा लिया इन्होंने। ले जी, ये वो स्क्रीन है जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन की है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो प्लेस करनी पड़ती हैं। क्लियर नजर आ रहा है? ओके, वही शनाख्ती कार्ड नंबर, ओके, प्रीफिक्स में मिस्टर मिसेज, आप पे तो मिस्टर लगेगा या मिसेज मिस लगेगा, सॉरी मिसेज, डॉक्टर तो नहीं है, आप है कोई आप में डॉक्टर? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अभी पूरे नहीं हैं, FCAs हैं, एंड FCA स्टैंड फॉर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नॉट फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। खैर, नाम लिखें, अपना पहला नाम लिखें, 3 नाम है अगर आपके, मजीद, छोटा, शौकत, तो 3 नाम यहां पे लिख दें। मोबाइल नंबर, ये बात आपके साथ हो गई। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको यहां पे लिखनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा चीज है जी आपका एड्रेस। अच्छा, ये एड्रेस जो होता है नॉर्मली एड्रेस, वो ऑटोमेटिकली आपके आईडी कार्ड से ना फेच कर सकता है। तो आपने जो आईडी कार्ड नंबर यहां पे प्लेस किया है, आप में से कितने लोगों का आईडी कार्ड बना हुआ है? वैसे तो ऑलमोस्ट सबका ही बना हुआ है माशाल्लाह, सब 35-35 साल के तो हैं, कोई तो 4-5 महीने का ही फर्क है मेरी और आपकी उम्र का, कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी। क्या मतलब आप मेरे से बड़े हैं? अच्छा, अच्छी बात है ये। तो बहरहाल आईडी कार्ड के पीछे ना लिखा होता है मुस्तकिल पता या आर्जी पता, टेम्पररी एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो नॉर्मली ना ये वहीं से एड्रेस आपका उठा लेता है, लेकिन आप यहां पे कोई और एड्रेस भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो दिया जा सकता है। शर्त यह है कि सही एड्रेस दीजिएगा, ये नहीं है कि पड़ोसी का एड्रेस देके, जिस तरह आप लोगों ने ICAP में किया हुआ है, फ़ोन नंबर अपने दोस्त का दिया हुआ है और एड्रेस भी पड़ोसी का दिया हुआ है, कि ना तो रिजल्ट घर आए और ना ही जो है वो फ़ोन जो है वो हमारे ऊपर है, सब कुछ जो है वो साइड पर है, घर वालों को पता ना लगे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि ID कार्ड के साथ सब कुछ लिंक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपका जो एड्रेस है बेसिकली वो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि आपके पास आपको टैक्स का ऑफिस कौन सा लगेगा। याद करें वो कौन सा चैप्टर था, 16, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, वही है? नहीं वो नहीं है, सॉरी, वो नहीं ठहरे, उसमें बात, वो LTU की बात कहां पे लिखी है? वो सेल टैक्स में लिखी हुई है, सॉरी, सेल टैक्स आप लोगों ने शुरू कर दिया ना। सेल टैक्स का ये आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन चले मैं बता देता हूं। सेल टैक्स का ना दूसरा चैप्टर है, सेल टैक्स के दूसरे चैप्टर जो रूल्स वाला है, सेल टैक्स रूल्स वाला, उसका जो पहला सफा है ना, उसके एंड पे एक टेबल बना हुआ है, वो जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर वो खाने बने हुए हैं कि अगर आप कंपनी है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, तो आप पे कौन कौन सा ऑफिस लगेगा, फैक्ट्री यहां पर हो तो फलाना, यहां पर हो तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा। वहां पे LTU लार्ज टैक्स पेयर यूनिट का भी वर्ड है, फिर वहां पे RTO रीजनल टैक्स ऑफिस का भी जिक्र मौजूद है। वो क्या चीज है भाई? पाकिस्तान में हर शहर के अंदर ना इन्होंने डिफरेंट टैक्स के इदारे बनाए हुए हैं, ठीक है, ऑफिस बनाए हुए हैं। लाहौर में जैसे अगर आप देखेंगे तो माल रोड के ऊपर है, 1-2 ऑफिस वहां पर है, कभी बरकत मार्केट में बना है, इस तरह करके ना ऑफिस इनके मौजूद हैं। तो आपका ये एड्रेस डिटरमिन करता है कि आपको नोटिस किस ऑफिस से आएंगे। जुरिस्डिक्शन, जैसे कि एक थाना होता है भाई, अल्लाह ना करे कोई वारदात हो जाए ना, तो आप किसी थाने में जाते हैं, वो कहते हैं सर जी ये ना हमारे हदूद में नहीं आता, आप रेलिवेंट हदूद या रेलिवेंट जुरिस्डिक्शन वाले थाने में जाएं, वो आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। और अक्सर अगर आप किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हो तो अक्सर औकात बोर्ड आ रहे होते हैं कि जी आगाज थाना हदूद फलाना और एहतताम थाना हदूद फलाना। ये जो जुरिस्डिक्शंस होती है ना, बेसिकली ये टैक्स ऑफिस भी यही देख रहे होते हैं। तो हर टैक्स ऑफिस की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है। लाहौर वाला हो सकता है ये इर्द गिर्द के इलाके जो कसूर हैं इनको भी देख रहा हो। हर शहर में ऑफिस नहीं होता भाई, वरना वो जो आपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज के कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो है ना उनकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, वो चीज वायलेट हो जाती है। वो चीज वायलेट हो जाती है। पता लगे कि जी कसूर या किसी दूसरे शहर में जो कि जहां पे ज्यादा कारोबार नहीं होता वहां पे 5 अरब रुपया लगा के एक ऑफिस खोला, पता लगा सारे दुकानदारों की इनकम 6 लाख से कम है और टैक्स कोई भी नहीं आ रहा, तो वो रूल वायलेट होता है। इसलिए वो एक बड़े शहर में एक बना के ना तो इर्द गिर्द के छोटे छोटे शहरों को वहीं पे कवर कर लेते हैं। फैसलाबाद में एक होगा, लाहौर में एक होगा, मुल्तान में होगा, गुजरांवाला में होगा, इस्लामाबाद में होगा, तो बाकी शहर साथ साथ कवर हो रहे होंगे। तो ये एड्रेस बेसिकली आपको ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कौन से वाला टैक्स ऑफिस की हदूद लगेगी और फिर वहां से आपको नोटिस आएंगे। कल को अल्लाह ना करे कोई आपका कमिश्नर और आपकी लड़ाई हो गई और उसने आपके खिलाफ ऑर्डर निकाल दिया, आप कमिश्नर अपील, चैप्टर 15 का भी कमिश्नर अपील नहीं पढ़ा आपने, अपील नहीं ना पढ़ी भी आपने, अपील्स पढ़ ली आपने, चैप्टर 15 की अपील्स नहीं पढ़ी होंगी अभी। अच्छा पास है, ये पास वाले हैं, चले जिन्होंने पढ़ लिया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कमिश्नर अपील वाला पोर्शन अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, जब अपील करते हैं आप तो वो फिर इन दफातर में जाके आपको ये काम करने पड़ते हैं। तो अगर आपने शरारत के तौर पे कहा कि चलो भाई हम ना गवादर का एड्रेस यहां पर डाल देते हैं, तो फिर वहां पे हो सकता है आपको टैक्स ऑफिस भी गवादर का लग जाए और जब आपको नोटिस आएगा तो फिर आपको बार बार गवादर जाके पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। जैसे कुछ लोग जाते थे ना और पेशियां भुगतते थे दूसरे शहरों में, तो शायद आपको भी ये काम करना पड़ेगा। एनीवेज, तो ये तो खैर आपकी किस्मत है। तो सर ये डाटा अगर आप प्लेस करके ये बटन दबाएंगे तो आपकी और एफबीआर की दूरियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और वो आपको एक वेलकम का मैसेज भेजेगा, वेलकम टैक्स पेयर टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ एफबीआर, और फिर आपके ऊपर पूरा सेक्शन 114 लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 114 असल में एक मजाक है, पता नहीं आपने उस नजरिए से उसको पढ़ा है कि नहीं। सेक्शन 114 ये होगा तो रिटर्न फाइल करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, तो पता नहीं फलाना, पिछले 2 साल का लॉस एडजस्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इतने से इतनी, सारी रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है। उसके अंदर एक जुमला लिखा हुआ है कि जिसके पास एनटीएन है उसने भी रिटर्न जमा करानी है। ऐसे ही है सर। पहली बात तो ये है, अब आप जरा उस सेक्शन की खूबसूरती चेक करें, सेक्शन 114 की खूबसूरती चेक करें। मैं प्रैक्टिकल बात आपके साथ करने लगूं, रिक्वायरमेंट तो चलिए पढ़ ली हमने। जब तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते ना, आप रिटर्न नहीं जमा कर सकते, इसके बगैर रिटर्न नहीं जमा हो सकती। तो अगर आपने रिटर्न जमा करवानी है, सबसे पहले यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद एफबीआर। आपने सबसे पहले अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर करवाना है। बात समझ आ गई? अब आपने अगर एफबीआर को अपने साथ रजिस्टर करा लिया, इट मींस एनटीएन मिल गया आपको। जब एनटीएन एक दफा मिल गया तो सर वो वाली शर्त तो हमेशा पूरी हो रही है। क्या ख्याल है? एनटीएन तो हमें, क्या आप अपने नाम के आगे से सीआरएन हटा सकते हैं? अब कभी भी सीआरएन नहीं हटेगा, आप सीए करें ना करें सीआरएन साथ रहेगा, सीआरएन कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी तरीके से एनटीएन एक दफा नाम के साथ जुड़ गया, ये नाम के साथ लगा रहेगा, ये खत्म ना ही समझें, बस वो है ना, फिर मैं इनकार ही समझा, ना ही समझें आप, ये खत्म नहीं होना, ये खत्म नहीं होना। अब इसका मतलब है आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख से नीचे हो, आपने कोई लॉस एडजस्ट नहीं करना, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, आप कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, आपके पास 1300 सीसी से कम गाड़ी है, कोई शर्त नहीं लग रही, कुछ भी नहीं हो रहा, आप रिटायर होकर घर बैठ जाएं, ये शर्त हमेशा लगती रहेगी कि आपके पास एनटीएन है तो रिटर्न जमा करें। तो इसका मतलब है सेक्शन 114 एक शायद छोटा सा मजाक की चीज है कि भाई जो मर्जी हो जाए, ये पॉइंट तो लग ही रहा है, तो रिटर्न तो फिर जमा करानी है। ओके, तो अगर आप उस सेक्शन 114 को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो आपको वाकई वो लगेगा कि यार ये तो एक अजीब सी चीज है। एक दफा आप रजिस्टर हो गए तो बस वो वाली तलवार तो हमेशा लटकती गई भाई। फिर ये बात खत्म हो गई जी कि वो जो हमने पढ़ा था कि जी अगर आप डिसेबल्ड हैं या विडो हैं और आपकी इनकम इतने से कम है और गाड़ी है, इस वजह से आ रहे हैं, तो मत आए भाई। ओ भाई ठीक है मत आए, वो एनटीएन की वजह से आपको जाना ही पड़ना है। बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये इसका होगा, तो इसलिए सबमिट अपने रिस्क पे कीजिएगा, ठीक है, मेरा कोई जिम्मा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ले जी, ये कहानी भी खत्म हुई। क्या चीज? यूनिट नंबर। यूनिट नंबर घर का नंबर होता है। यहां पे जो आप कह रहे थे शायद इसकी बात कर रहे हैं आप, ये यूनिट नंबर, हाउस नंबर 420 यूनिट नंबर, तो यार वैसे एग्जांपल है, तो 420 जी। ये रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आपको रेड कारपेट दिया जाता है, इसकी कोई फीस नहीं है भाई। अच्छा मेरी पूछना है कि एफबीआर की पूछना है? नहीं, कोई फीस नहीं है भाई, रजिस्टर होने की कोई फीस। एफबीआर को पैसे आते नजर आ रहे हैं, वो कहेगा चलो आज नहीं तो साल बाद तो पैसा दोगे ना, तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, आना फ्री है, आना फ्री है, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ होनी है ना वो फिर आपको पता है। एनीवेज, और कोई सवाल? यार ये शेयर होता है बेसिकली कि अगर आपका घर
अपना है या किराए पे है। अगर अपना है ना तो अक्सर घरों की ओनरशिप ना ज्वाइंट होती है, 2 भाई ओनर है, 3 भाई ओनर है, इस तरह करके है। तो फिर आपने अपनी परसेंटेज बतानी है कि 50 है, 100 है, 10 है, क्या है। ये जो कुछ मैंने फिल किया हो ना सारा कुछ सामने आता जा रहा है। ओके ठीक है, तो ये इस तरह से है। बात समझ आ रही है? और कोई सवाल? और कोई सवाल? ओके आयरिस, नहीं नहीं नहीं, फाइलर का कॉन्सेप्ट कुछ और है। अच्छा याद रखिएगा, फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ना पहले कानून में होता था। अब फाइलर और नॉन फाइलर का लफ्ज जो है ना वो लॉ से निकाल दिया गया, कॉन्सेप्ट है, लफ्ज निकाल दिया गया है। अब आपको वर्ड नजर आता होगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, या आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा एक्टिव टैक्स, अब ये वर्ड है। अच्छा जो फाइलर होता है ना असल में वही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होता है। ये भी बात कर लेते हैं भाई, चलें अच्छी बात है, आपने याद करा दिया, मिस हो जाना था ये। जी जी, असल में वो वर्ड है ना, वर्ड चल रहा है लेकिन इस वर्ड की हैसियत कोई नहीं है। जैसे चैप्टर 10 में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की हैसियत नहीं है ना, लॉ में कोई वर्ड नहीं है, बिल्कुल यहां पे भी फाइलर और नॉन फाइलर की भाई कोई लीगल हैसियत नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इनकम टैक्स, एजे के स्टैंड फॉर आजाद जम्मू एंड कश्मीर। सेल टैक्स पढ़ लिया ना, और उसके अंदर आपने इनपुट आउटपुट टैक्स भी पढ़ लिया होगा। उसमें लिखा हुआ है ना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम आजाद जम्मू एंड कश्मीर एज पर द सेल्स टैक्स एक्ट अडॉप्टेड। ये अडॉप्टेड क्या होता है भाईजान? वो कहते हैं कि भाई हम कोई काम नहीं करेंगे, काम सारे आप करेंगे। पाकिस्तान कानून बनाता है, वो उस कानून को अपने पास लेकर आते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, जहां जहां पाकिस्तान लिखा होता है उसको आजाद जम्मू एंड कश्मीर से रिप्लेस करते हैं और अपना कानून बना देते हैं कि भाई ये हमारा कानून है। तो इसलिए उनकी लिस्ट ना यहां पे अलहदा दी गई है। तो अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड करने पे जाएंगे ना, ये लिस्ट है भाई पूरी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल्स टैक्स। ठीक है, असल में अब पहले एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ लें, फिर मैं आपको ये बता देता हूं होता क्या है। जो बंदा अपनी रिटर्न वक्त पे जमा करवाता है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है। पहले इस चीज को बोलते थे कि जो बंदा अपनी रिटर्न वक्त पे जमा करवाता है वो फाइलर होता है, और जो बंदा अपनी रिटर्न वक्त पे जमा नहीं कराता वो नॉन फाइलर होता है। अब उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर का लफ्ज निकाल दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जो बंदा वक्त पे अपनी रिटर्न जमा कराता है वो एक्टिव टैक्स पेयर है, और जो बंदा वक्त पे अपनी रिटर्न जमा नहीं कराता वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है। अच्छा यहां पे 2 चीजें जरूरी हैं, रिटर्न फाइल भी हो और वक्त पे भी हो। 30 सितंबर लास्ट डेट है ना, अगर आपने 1 अक्टूबर को भी करा दी ना तो सर रिटर्न तो जमा हो गई, लेकिन सर आप वक्त पे नहीं जमा करा सके तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटेंशन ठीक है, एक्सटेंशन ले ली, वो भी ड्यूरेशन में है, उसके बाद होगी 15 अक्टूबर तक एक्सटेंशन मिल गई, 16 को करा दी, फिर भी आप लेट है। इसका इंपैक्ट क्या है भाई? अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो लॉ ने कुछ इस पे सजाएं रखी हुई हैं, जिसमें से एक सजा यह है कि आपका जो टैक्स है वो डबल हो जाता है। आप लोगों ने विद होल्डिंग के सेक्शंस नहीं पढ़े हुए, मैं एक छोटी सी बात कर देता हूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एंड पे टॉपिक है प्रॉफिट ऑन डेट, एक टॉपिक है प्रॉफिट ऑन डेट। 15% टैक्स गालिबन वहां पे लिखा हुआ है कि 15% टैक्स कटता है। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो इसका मतलब यह है, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो वो टैक्स 15 से बढ़ के 30 हो जाएगा, फिर बैंक आपका 30% टैक्स काटेंगे, डिविडेंड 15% से बढ़ के 30% हो जाएगा। ठीक होगी बात, टैक्स डबल हो जाता है। बात समझ आई? तो ये नॉन एक्टिव लोगों की बेसिकली निशानी है। तो जो बंदा नॉन एक्टिव है उसका भी यहां से पता लग जाता है। यहां पे आप उस बंदे की डिटेल लिखें, ये देखिए अभी देख लेते हैं, मैं अपनी डिटेल डाल देता हूं भाई। आज 16 तारीख है, 16 दिसंबर। ये देखिए एक्टिव, ठीक है जी, ओके। तो भाई इसका मतलब है कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, यहां से चेक किया जा सकता है। ओके, जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा उसके यहां पे लिखा होगा इनएक्टिव। ठीक है, उसके यहां पे इनएक्टिव लिखा होगा, और जिस शख्स ने आपको डिविडेंड पे करना है या जिस शख्स ने आपको प्रॉफिट ऑन डेट पे करना है वो यहां जाके 2 मिनट में वेरीफाई कर लेगा, और 2 मिनट में वेरीफाई करने के बाद वो चेक कर लेगा कि मैं इसका टैक्स 15% काटूं या इसको डबल कर दूं। बल्कि अब तो डबल से भी ज्यादा मेरे हाल में 250% हो चुका हुआ है।
ठीक है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पे भी टैक्स होता है, तो जो फाइलर होते हैं उनका 3% ऑफ द FBR वैल्यू, अब आपने FBR वैल्यू देख ली हुई है, 3% ऑफ FBR वैल्यू काट लेते हैं वो। और अगर एक बंदा फाइलर नहीं है तो उसके लिए, या इनएक्टिव है, उसका वो 3% को बढ़ा के इंटू 250% करें तो कितना ये बनता है, तकरीबन 10.5%, 10.5%, 11% के करीब बन जाता है। फिर उसका वो FBR वैल्यू का टैक्स कट जाता है। तो अगर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो एक फाइलर ने 3% कटवाना है, टैक्स पे करना है, और एक जो नॉन फाइलर है वो उस पर 11 लाख 10.5 लाख रुपया टैक्स पे करेगा। तो ये कुछ नुकसान है। फिर एक दिन में अगर बैंक से 50,000 से ज्यादा पैसे निकलवाते हैं ना तो उस पर भी 0.6% टैक्स है। गाड़ी बुक करवाते हैं तो उस पर भी, अगर फाइलर के लिए 2 लाख है, नॉन फाइलर के लिए 6 लाख है मिसाल के तौर पर, वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो ये भाईजान ये नुकसान आते हैं नॉन फाइलर होने के। तो हुकूमत ने बेसिकली ये काम इसलिए किए हुए हैं कि लोग फाइलर हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाएं, ये मकसद है इसका। ओके, अच्छा, इसकी ना प्रॉपर लिस्ट भी दी हुई है, ये प्रॉपर लिस्ट है। अब ये चूंकि 150, 200, 300, 400 MB की लिस्ट होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो अगर आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर देंगे ना तो दुनिया जहान के तो नहीं, हर पाकिस्तान के लोग आ जाएंगे सारे। अब घर जाके मुझे पता है आधी दुनिया डाउनलोड करके अपने रिश्तेदारों के नाम देखेगी कि वो आ रहे हैं इसमें, के नहीं आ रहे। तो आपको शनाख्ती कार्ड पता होना चाहिए, क्योंकि एक नाम के तो 200 लोग भी हो सकते हैं, वो मसला नहीं है। असल में आपको शनाख्ती कार्ड नंबर पता होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि भाई साहब वक्त पे अपनी रिटर्न जमा करवा रहे हैं कि नहीं जमा करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, प्लीज थोड़ी सी जरा तवज्जो दीजिएगा। अच्छा, सवाल ये हुआ कि एक्टिव टैक्स पेयर का जो है स्टेटस, ये अपडेट कैसे होता है, ये भी तो एक सवाल है ना, अपडेट कैसे होता है। देखिए, 1 मार्च वो दिन है, वो खुशकिस्मत या बदकिस्मत दिन है जिस दिन FBR जो है ना अपनी सिस्टम एग्जीक्यूशन करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2023 खत्म हुआ है, इसकी रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख थी गालिबन 31 अक्टूबर, 30 सितंबर थी, एक्सटेंशन देके 31 अक्टूबर तक पहुंच गई। अब जिन लोगों ने 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, 15 नवंबर को करा दी मिसाल के तौर पे, लेट हो गए, इसका मतलब है शर्त वायलेट हो गई। रिटर्न जमा तो करा दी पर वक्त पे नहीं कराई, अभी तक वो एक्टिव हैं। 1 मार्च को जाके एक सिस्टम एग्जीक्यूशन चलेगी और 1 मार्च रात के 1 सेकंड पे वो लोग नॉन फाइलर हो जाएंगे सारे, और फिर पूरा साल उनको ये भुगतना पड़ेगा। फिर 2024 टैक्स ईयर खत्म होगा 30 जून को, उसके रिटर्न 30 सितंबर से पहले जमा कराएंगे और फिर इंतजार करेंगे 1 मार्च का, और फिर वो फाइलर हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये बेसिकली एक तरीका तो ये है। एक इसका हल और भी है, और वो हल है जुर्माना। हाँ, सीधी बात है। अगर आप कहते हैं कि जी आप अभी फाइलर हो जाएं, तो फिर आपको थोड़ी सी फाइन्स हैं FBR के, वो जमा कराने पड़ेंगे। उसमें फिर ये होता है कि अगर आज मैंने रिटर्न जमा कराई है और मुझे पता है मैंने 1 मार्च को जो है वो नॉन फाइलर हो जाना है, मैंने टैक्स ईयर 23 की रिटर्न लेट जमा कराई है, तो फिर 1 मार्च को मैं जैसे ही नॉन फाइलर होऊंगा ना, इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपये का फाइन है भाई, वो आप बैंक में जमा करवाएं तो आप उसी वक्त फाइलर हो जाएंगे। AOP के लिए 10,000 है और कंपनी के लिए 20,000 है। तो अगर आप ये फाइन जमा कराएंगे तो आप उसी वक्त फाइलर हो जाएंगे, फिर वो पूरा साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये इसका दूसरा हल है जो लोग कर लेते हैं अक्सर। ठीक होगी बात। तो भाई ये एक्टिव इनएक्टिव टैक्स पेयर की वो तमाम चीजें हैं, और ये मुझे नजर आ गया ब्लैक लिस्टेड टैक्स पेयर, सेल टैक्स पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ना है। रजिस्टर होना किस किस के लिए जरूरी है। रजिस्टर होना बेसिकली जो सेक्शन 114 में लोग लिखे हुए हैं ना उनके लिए जरूरी है। असल में सेल परचेज के लिए ना रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लोग टैक्स कम करने के लिए रजिस्टर होते हैं, वो समझे हुकूमत ने एक जाल फेंका हुआ है। दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हुकूमत कहती है नहीं होना ना हो, 11% टैक्स दे दो। बात असल में ये इसी तरह हुकूमत ने घेरा डाला हुआ है कि लोग ऐसे ही काबू आएंगे वरना काबू नहीं आएंगे। तो एक बंदा है जिसकी 8 लाख इनकम है, 15 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, उसका रजिस्टर होना बनता है। सेक्शन 114 में काफी सारी शराइत लिखी हैं, पूरे सफ़े की चीजें लिखी हुई हैं कि किन लोगों ने रजिस्टर होना है। अगर आप उनमें फॉल करते हैं तो इखलाकन तो आपको खुद ही हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं होते रजिस्टर तो फिर हुकूमत ने कुछ कार्रवाइयाँ डाली हुई हैं। चलो कभी तो गाड़ी खरीदोगे ना, कभी तो बैंक से 50,000 से ज़्यादा रुपये निकलवाओगे ना, कभी तो प्रॉपर्टी खरीदोगे बेचोगे ना, तो सब पे फिर आपको टैक्सेस जो है ना वो ज़्यादा लगेंगे। और अब ये उन्होंने कर दिया है कि जो बंदा रिटर्न जमा नहीं करवा रहा उसके घर के बिजली के मीटर काट दिए जाएंगे, गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। अब ये आजकल जो है ना ये चीज़ चल रही है। इस पे थोड़ा सा इंप्लीमेंट भी हुआ था 1-2 साल पहले, थोड़ा सा इंप्लीमेंट हुआ था,
मीटर उतरे थे, ऐसी बात नहीं है मीटर नहीं उतरे थे, मीटर उतरे थे, लेकिन फिर उस पर जारी बात है काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था शोर, तो फिर उन्होंने वो रोक दिए थे। लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि लोग जो है वो टैक्स दें, और मेरे ख्याल में अगर सब लोग टैक्स में रिसर हो जाएंगे ना तो शायद टैक्स कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि चूंकि अभी चंद लोगों पे बोझ पड़ा हुआ है इसलिए टैक्स बहुत ज़्यादा है। अगर वो बोझ कुछ ज़्यादा लोगों पे स्प्रेड हो जाए तो शायद इंडिविजुअल पे बोझ थोड़ा कम हो जाए। ये मसला है। अब मसला ये है कि हम लोग भी अपने आप को रजिस्टर नहीं करते, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लोग भी बस पता नहीं क्या सोचते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है रजिस्टर होने की, छोड़ो दफ़ा करो, ज़रूरत के टाइम पे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में रजिस्टर हो जाना चाहिए, इसके फ़ायदे बहुत हैं। और ये बात शायद हुई थी आपके साथ कि ग्रोथ लेने के लिए ना आपको कंप्लाइंसेस तो करनी ही पड़ती हैं। अगर आप चोरी छुप के करना शुरू करेंगे ना तो उसकी एक लिमिट होती है। चोरी छुपे काम फिर एक लिमिट तक होता है, उसके बगैर नहीं होता। अगर आपने ग्रोथ करनी है, आपने ऊपर जाना है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो जैसे भी हो, तो आपको ये रजिस्ट्रेशंस करानी पड़ेगी, दरवाजे सारे खोलने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है जी। रिटर्न वो फिर आगे देखेंगे, वो वैसे इस क्लास का मकसद नहीं है मैं तो बताऊं, लेकिन ये वो दरवाज़ा है जिसमें यूजरनेम पासवर्ड डाल के ना हम वो दुनिया ओपन कर लेंगे जहां से रिटर्न जमा होती है। वक्त थोड़ा है लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं एक दफ़ा ना ज़रा आपके साथ आपको ज़रा ये पोर्टल दिखा दूं कि ये दुनिया ज़रा दिखती कैसी है। ओके जी, लेट्स राइट अप पासवर्ड ऐसे आएगा भाई, जो मर्जी कर लो, आपके किसी काम का नहीं है। हाँ ऐसे ही है। ओके ले जी, ये वो दुनिया है जी, ये वो दुनिया है जहां से रिटर्न जमा होती है। ये एक अजीब सा पोर्टल है, ये समझ लें आपका फेसबुक प्रोफाइल है जी, बस आपकी तस्वीर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली आयरिस है जी। आयरिस इज अ सॉफ्टवेयर जिसका आपने चैप्टर 5 में डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है। तो ये आयरिस सॉफ्टवेयर है जिसपे ये सारा कुछ बना हुआ है, और ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आप यहां से देख सकते हैं। अब ये पोर्टल क्या है, इसमें क्या करना होता है, ये तो फिर हम वक्त के साथ साथ देखेंगे। ये कोई एक सॉरी मैं अपनी रिटर्न दिखा दूं, मैं तुझे वैसे बता देता हूं उसमें क्या क्या आ रहा है। मैं इंतहाई गरीब इंसान हूं, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्त। एक मिनट दीजिएगा, एक्चुअली मेरा ना फोन आ रहा है तो नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। कोई नहीं, चला गया फोन। ये लें जी, ये है जी वो पोर्टल, ये है वो फॉर्म, फसाद की जड़। ये लेफ्ट पे देखेंगे, ये पता नहीं नहीं होता, ये नहीं हो रहा है जी सर। ये मेरी नहीं है रिटर्न, ये खाली रिटर्न है, तो मैंने इसलिए वो बंदा ढूंढा था जिसकी रिटर्न खाली हो। मेरी तो भरी हुई है 23 की, 24 की तो खुलनी नहीं, अभी 24 तो साल ही खत्म नहीं हुआ। नहीं पुरानी की जरूरत नहीं, आप नई वाली देखें। ले जी, ये हेड्स ऑफ इनकम आ गया जी, वही सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। याद है कि नहीं? ओके याद है? नो सर। फॉरेन सोर्सेज, एग्रीकल्चर, टैक्स चार्जेबल जी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार। ये लो खाली है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके ये ले यार, तू वेल्थ देख ले यार। यार वैसे मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। नहीं मेरे में खाली है, नहीं आ रही है सर, आ रही है, इसको बंद ही रहने दो। ओके लेकिन ये मेरी है नहीं, मेरी है नहीं, सीधी सी बात है। खैर एनीवेज, ये आपके बेसिकली वो पोर्टल है जी जो कि आ रहा है आपके सामने, और इसके बारे में तो खैर बात बाद में करेंगे। ये वो बेसिकली पोर्टल है जिसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। ये वो इनबॉक्स है फसाद की जड़, जहां पे नोटिस आते हैं, देखिए लिखा हुआ नोटिस टू फाइल, नोटिस टू फाइल, नोटिस टू फाइल। याद है सेक्शन 114 का 4 पढ़ा था हमने? पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई तो 10 साल का डाटा मांग सकता है। वो फजूल बातें जो पढ़ते रहते हैं आप। ये वो 114 का 4 है जी, फसाद की जड़, देखें इसको आए में। ओके ये शायद जमा नहीं कराता रिटर्न जी। जी बिल्कुल, नोटिस के रिप्लाई में ही रिटर्न जमा करानी होती है। हाँ जी बिल्कुल भाई, आपने रिटर्न जमा करानी है और टाइम पे करानी है। ये नोटिस आता ही उसको है जिसने टाइम पे जमा नहीं कराई।
क्योंकि आप अगर ये रिटर्न जमा नहीं कराएंगे ना भाई, वो आप पूरा सर्कल चेन जेन में याद रखें ना, आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, वो आपको नोटिस भेजेगा, नोटिस का जवाब नहीं दिया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तरफ जाएगा। तो ये वो चेन है, डायरेक्ट नहीं जा सकता वो, उसको पहले आपको ये मौका देना है। ठीक है जी। तो भाई ये पोर्टल अब एक लंबी कहानी है जो कि इंशाल्लाह हमारा अगले सेशन में चलता रहेगा। टाइम हो गया, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमने इस पे, तो इंशाल्लाह इस पोर्टल को फिर हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगली मुलाकात इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते होगी, जिंदगी रही तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।